नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शनिवार के बाद रविवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने जो पोस्ट डाला हुआ था वो बैनर फ्री जन्म कुंडली अध्ययन के लिए, उस पर सबसे पहला जो कमेंट आया है वो आया है हंसराज जेठवानी। ये भगवान हैं 1981 के और जन्म स्थान इनका है राजस्थान के जोधपुर से ये कुंडली आई है। ये मैंने इनकी कुंडली इसलिए ली है, हालांकि इनके जगह पे कई सारे लोग थे जो कुंडली के लिए निश्चित रूप से बन सकते थे, पर मैंने कहा कि इस बार जो व्यक्ति सबसे पहला कमेंट करेगा मैं उसकी ही कुंडली पहले चुन लूंगा। आइए शुरू करते हैं। इनके सवाल हैं, लिखा है इन्होंने कि अभी महादशा बुध में शनि की और अंतर्दशा चल रही है। महादशा इनकी कुंडली में जो चल रही है उसमें बुध में शनि का अंतर है और अभी जॉब नहीं है, बहुत परेशानी है, कृपया कोई समाधान करें। श्रीमन, सबसे पहले तो आपको मैं हमारे भारतीय वैदिक ज्योतिष परंपरा पे विश्वास करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वस्तुतः हम कई बार बाहर के थपेड़े में इस तरीके से झुलस जाते हैं कि हमारे नेत्र के नीचे जो चमड़ी होती है वो झिल्लीदार हो जाती है और हम उसे समझ नहीं पाते कि वस्तुतः हमारी समस्या का समाधान कहाँ है। बहुत अच्छी बात है कि ज्योतिष जैसे विषय पे आप लोग चिंतन मनन और अध्ययन अध्यापन में लगे हैं, बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आप इन सब चीज़ों पे भरोसा कर रहे हैं। आइए मैं सबसे पहले आपको आपकी कुंडली के पंचांग से रूबरू करा देता हूँ। आपका पंचांग कुछ ऐसा बन रहा है। कार्यक्रम अगर देख लीजिएगा तो जरूर ही बता दीजिएगा कि आपने कमेंट देखा और आपने कार्यक्रम देख लिया है और आपको संतुष्टि हो गई। जिस माह में जन्मे हैं आप, इस वजह से व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के कोई काम करे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। उत्तरायण में जन्मे हैं, आपके पास आपके आत्मबल की कमजोरी नहीं है और लक्ष्मी के आने की गति भी कमजोर नहीं है, मतलब वो लिटरली ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति पैसे तभी बचा पाता है जब वो जन्मस्थान से थोड़ा दूर जाकर के धन कमाने का प्रयास करता है। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं, इस वजह से व्यक्ति धन कभी भी एक जैसा नहीं कमा पाता है, यानी कि कभी वो प्राइवेट नौकरी करके कभी धन कभी ज्यादा कभी कम, कभी ऐसे उसके जीवन में धन का आना आवागमन होता है, जैसे कभी बहुत ज्यादा आ जाए, कभी नौकरी छूट जाए, कभी लग जाए, ऐसा होता है। और ये चंद्रमा ही आपको प्राइवेट नौकरी करवाने पे मजबूर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा ऐसे ही कई बार व्यक्ति को प्राइवेट नौकरी में लेके जाते हैं। आपका जन्म शुक्रवार को हुआ है, इस वजह से भौतिकीय संसाधन की कभी कमी नहीं होगी। जो भी आपकी इच्छाएं हैं उस पर और भी चर्चा करेंगे कि कैसे वो पूरी होंगी या नहीं। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे हैं, इस वजह से आपके पास गंभीरता होगी, आप व्यवसाय अपना करिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। वृद्धि योग में जन्मे हैं, जीवन में व्यक्ति आगे ही बढ़ा है, पीछे मुड़ के नहीं देखा है, पर कभी कभी सामान्यतः जैसे जीवन की जो घटनाक्रम जो जीवन के होते हैं उसमें उसकी स्थिति थोड़ी बहुत उधेड़-बुन में भी जाती है। वृद्धि योग में जन्मे हैं, ये बात मैंने बताया। वाणिज्यकरण, आपको व्यापार करना चाहिए। शूद्र वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति जो है वो कभी कभी अपना मानसिक जो प्रभाव है वो कई बार थोड़ा कमजोर कर लेता है, या ये भी कह सकते हैं कि कई बार वो थोड़ी बहुत सात्विकता का पालन करते करते कई बार जो है वो तामसिक वृत्ति को धारण कर लेता है। भोजन वगैरह अगर गलत हो आपका तो उसको ठीक करिएगा। आपकी कुंडली में 2 ऊर्जा कारक ग्रह जो सूर्य और मंगल हैं, जो जन्म कुंडली में यहाँ बैठे हैं, ये थोड़ी सी कमजोरी, जहाँ सूर्य यहाँ के अधिपति और मंगल लाभ के अधिपति। किसी भी भाव के अधिपति का अपने भाव से आगे जाना धनदायक होता है, बाहर भी जा सकते हैं, और पराक्रम भाव के अधिपति का 12वें जाना मेहनत ज्यादा मांगेगा, तो इस वजह से व्यक्ति को ऊर्जा ज्यादा लगानी पड़ती है, मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। धन भाव के अधिपति चंद्रमा लग्न में बैठे और लग्न के अधिपति के साथ बैठे हैं। बुध और चंद्रमा का शुक्र के साथ बैठना, जो कि जन्म कुंडली के पंचमेश है, यानी कि पंचम भाव के अधिपति का लग्न में जाना, व्यक्ति को कृतज्ञ बनाने के साथ साथ, अनुभवी बनाने के साथ साथ, गहनता से किसी भी समस्या पे चिंतन और मनन करने के साथ साथ उसको थोड़ा बहुत चंचल मानसिकता का बना देते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में बुध और चंद्रमा जब लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति कभी भी किसी के खिलाफ राजनीति नहीं करता, उसका मन बिल्कुल ही स्पष्ट होता है, साफ होता है, चिरंजीवी होता है और स्वास्थ्य थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ आगे बढ़ता रहता है। लग्न में शुक्र बुध और चंद्रमा जैसे 3 शुभ ग्रह और जन्म कुंडली में शुभ ग्रह की राशि
भद्र योग का बनना, पर चंद्रमा कमजोर, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी। शुक्र और चंद्रमा से दाम्पत्य बहुत अच्छा, व्यापार में पत्नी का सहयोग मिल सकता है, छोटे बेटे से लाभ बढ़िया मिलता है। जन्म कुंडली में व्यक्ति कृतज्ञता का भाव रखता है और उसका स्वभाव मूलतया बड़ा ही सोबर नेचर का, प्रेम करने वाला, प्रेम से वशीभूत किसी के भी हो जाने वाला। और सामान्यतया एक और भी बहुत अच्छा परिणाम ये मिलेगा कि गुरु और शनि के यहाँ बैठने से कई बार व्यक्ति को सरकारी या अर्ध सरकारी क्षेत्र में लाभ मिल जाने का योग दिख रहा है, जहां व्यक्ति कई बार अर्ध सरकारी यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हुए देखा जाता है। कई बार बहुत अच्छे तरीके से उसको बंधी हुई आय प्राप्त होती है, पर किसी भी प्रकार से, चूंकि शनि का प्रभाव है और ये घूम करके 10वीं दृष्टि से लग्न को भी देखेंगे और अष्टम भाव के और नवम भाव के अधिपति हैं, मिथुन लग्न की कुंडली के लिए वो अष्टमेश होते हैं और नवम भाव के अधिपति होने के कारण उन्हें, और अष्टम भाव के अधिपति होने के कारण अष्टमेश का दोष भी लगता है। इस वजह से माता का स्वास्थ्य और थोड़ी बहुत व्यक्ति के जीवन में चिंता का कारण, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ी है और अष्टम भाव पे के अधिपति जन्म कुंडली में जो है वो चतुर्थ में बैठ रहे हैं, तो मानसिक विकलता का एक दौर देते हैं, जहां व्यक्ति कई बार जब कुछ करना ही चलता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। ये एक सामान्य सी बात होगी, इस वजह से भी ये परेशानी आपको मिल रही है, ये बुध में शनि के कारण। हालांकि आपकी कुंडली में आगे आने वाले हैं केतु, जो आपकी कुंडली में परिणाम के हिसाब से वहां भी थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ ही वो दशा निकलेगी। इस वजह से आरंभ से ही आपको लाजवर्त धारण कर लेना चाहिए, और चांदी में धारण किया जाता है लाजवर्त 7.25 रत्ती का। दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में, अगर कोई रत्न अपने दाएं हाथ में नहीं पहना है तो बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में पहन लीजिएगा, अगर कोई पहना हुआ है तो, अगर नहीं पहना है तो दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में पहन लीजिएगा। इसके बाद आपको बताता हूं, चंद्रमा आपकी कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र के, ये बहुत अच्छा होगा, जो व्यक्ति को सोफिस्टिकेटेड बनाएंगे, शांत, मनस्वी, धर्म का पालन करने वाला और कृतज्ञता का भाव रखने वाला, हमेशा ही कुछ नया जानने की इच्छा रखने वाला, बुद्धिमान बनाने के साथ साथ यशस्विता का गुण, क्योंकि गुरु और चंद्रमा दोनों केंद्र में होंगे, और व्यक्ति का मन विकल होता है क्योंकि चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि, और वहीं पे सरकारी क्षेत्र का लाभ या अर्ध सरकारी क्षेत्र का लाभ भी मिलते देख रहा हूं। लग्न में शुक्र मृगशिरा नक्षत्र के, इस वजह से कई बार अति व्यय की स्थिति कई बार स्त्रियों पे या महिलाओं पे या बेटियों पे बहुत ज्यादा होता है। बुध आर्द्रा में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति कई बार बहुत ज्यादा दिमाग लगा लेता है, और ये ज्यादा दिमाग लगाना कई बार उसको भारी पड़ जाता है। मैथुन की स्थिति बहुत ज्यादा ना बने, इसका ध्यान रखना होगा। एक तरफ राहु, दूसरे तरफ मंगल, लग्न को पापकर्त्री योग, और राहु पुष्य नक्षत्र के, जिसके अधिपति शनि आपकी कुंडली में लग्न को देख रहे हैं। अगर ये तीनों ही ग्रह पे, अब अगर छोटी सी चर्चा और भी गंभीरता से गहन से कर दूं, तो चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र के बैठे और शुक्र मृगशिरा के और बुध आर्द्रा के, और उस पे शनि की 10वीं दृष्टि, ऐसी अवस्था में व्यक्ति के जीवन में धर्म का क्षेत्र हमेशा जागृत रहता है, पूर्वजों का बल मिलता है, और साथ ही साथ व्यक्ति अपने माता का सुख भोग लेता है। अगर वहां पे थोड़ी बहुत कमजोरी होगी तो वो इस वजह से हो सकती है कि चंद्रमा पापग्रह हैं और अष्टम भाव के अधिपति होकर के शनि चतुर्थ भाव में बैठे हैं। अगर माता नियमित हैं, सांसारिक हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं और गंभीर हैं, तो निश्चित रूप से उसके पीछे गुरु का हाथ रहा है, क्योंकि गुरु के कारण ऐसा संभव है। दशम भाव के अधिपति होकर के गुरु देख रहे हैं, और लग्न पे शनि का प्रभाव व्यक्ति को श्रवण कुमार की भांति माता और पिता की सेवा करने वाला, और यही स्थिति उसके बड़े बेटे या बड़ी बेटी की भी होती है। उसके अतिरिक्त आपको मैं एक बात बता दूं, तो बुध जो बैठे हैं वो डिग्री वाइज बहुत अच्छे बैठे हैं, परिणाम उनका 50% रहेगा। चंद्रमा जो आपकी कुंडली में बैठे हैं वो 26 डिग्री के हैं, इस वजह से उनको बल देने की आवश्यकता होगी, शिव जी के मंदिर का दर्शन कर लेना चाहिए। मंगल आपकी कुंडली में कमजोर होकर के बैठे हैं, इस वजह से उनको भी आपको कभी कभी अगर हो सके तो शिव जी का मंदिर अगर दर्शन हो जाए, या सफेद पुष्प की माला अगर शिव जी को अर्पित करें तो भी, या हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रत्येक दिन 3 बार अवश्य कर लेना चाहिए। तो इतने सारे ग्रह, जहां आपका लग्न 22 डिग्री का बना है, बहुत अच्छा बना है, इसे कमजोर नहीं कहेंगे, मजबूत कहेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र का लग्न बना और गुरु उससे केंद्र में, गुरु उत्तरा फाल्गुनी के बैठे हैं, जो सूर्य जन्म कुंडली में रोहिणी नक्षत्र के बैठे, यानी कि अगर आप विचार करें तो देखिए कैसे संबंध बन रहा है। गुरु बैठे उत्तरा फाल्गुनी सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य बैठे रोहिणी में, मतलब चंद्रमा का नक्षत्र, और चंद्रमा बैठ गए गुरु के नक्षत्र में पुनर्वसु में, यानी कि गुरु की दशा, यानी कि चंद्रमा की दशा, और यानी कि सूर्य की दशा। इन तीनों में से गुरु की दशा हमेशा ही जातक के लिए और चंद्रमा की दशा हमेशा ही जातक के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। चंद्रमा की दशा धनदायक, केतु की दशा शांति और अनुभव देने वाली, और साथ ही साथ गुरु की दशा में व्यक्ति के भौतिकीय इच्छाओं की पूर्ति भी होते देख रहा हूं।
एक अवस्था और भी बता दूं, गुरु की दशा में व्यक्ति को संतान से, गुरु की दशा में व्यक्ति को दाम्पत्य से, गुरु की दशा में व्यक्ति को करियर के ऊंचाई पे ले जाने में गुरु का सहयोग हमेशा रहेगा। एक बात और बताता हूं, षडबल में मंगल, बुध, सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि, कोई भी ग्रह कमजोर नहीं है। ये जो स्थिति आपकी कुंडली में कमजोरी वाली बनी है, वो सिर्फ इसलिए बनी है क्योंकि आपकी कुंडली में जो अष्टम भाव के अधिपति और नवम भाव के अधिपति शनि है, ध्यान से समझिएगा, अष्टम और नवम भाव के अधिपति जो शनि है, वो जन्म कुंडली में आपके मानसिक शांति को भंग करना चाहते हैं। और गुरु जो है वो जन्म कुंडली में मिथुन राशि की कुंडली में, मिथुन लग्न की कुंडली के लिए सप्तम और दशम के अधिपति हैं। इस वजह से जैसे ही शनि का आगमन होता है, वो बुध को पहले प्रभावित करते हैं, गुरु को दूसरे नंबर पे प्रभावित करते हैं, उसके बाद आपके अंदर आलस्य भरते हैं, नौकरी ढूंढने में दिक्कत होती है, करियर को कमजोरी दे देते हैं और 10वीं दृष्टि से आपके प्रभावों को भी कमजोर करते हैं। ये सारी चीजें, पर इसके साथ साथ जैसे जैसे ये दशा बीत रही है बुध में शनि वाली, एंड जैसे हो जाएगा, जाते जाते व्यक्ति को कुछ ना कुछ बहुत बेहतर, जैसे नौकरी, सुख और गंभीरता, और साथ ही साथ उसको एक गंभीर उपहार स्वरूप कुछ अच्छी चीज दे करके जाते हैं। आपकी राशि जो है वो मिथुन की है, इस वजह से ढैया साढ़े साथी का कुछ प्रभाव है नहीं। एक बात और बता देता हूं, वर्ष कुंडली जो बनी है आपकी, उसमें जो है वो बहुत अच्छी स्थिति ये बनी है कि आपके पास कार्य का सुख मिलता रहेगा। उसके बाद आपकी कुंडली में कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी है और कम से कम आपके पास आपका यश है। थोड़े मंत्रों के जप में जाइए, अगर हो सके तो गणेश चतुर्थी का व्रत करिए, गणेश जी के मंत्रों का जप करिए। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में अभी यश, कीर्ति, मान, सम्मान अगले 1 वर्षों तक कमजोर नहीं है। मैं समझता हूं कि कुंडली बिल्कुल भी इस मामले में कमजोर नहीं है, आपको आगे बढ़ना चाहिए, दम लगाइए, तुरंत ही नौकरी मिल जाएगी। और मैं एक बात बता दूं, तो इसके योग आपकी कुंडली में 22 के 5वें महीने में आए हैं और ये तुरंत ही आपके जीवन में कई तरीके की समस्या लेकर के आए हैं। लेकिन जैसे ही मैं एक बात समझता हूं कि जैसे ही ये बुध वाली दशा में शनि का अंतर खत्म होगा दिसंबर तक, उसके बाद जनवरी जैसे ही 23 आए तो काम कुछ बन जाए। उसमें भी मैं एक डेट बता ही देता हूं। जैसे आपको बता दूं, 2022 के 10वें महीने से भी आपकी कुंडली में कुछ अच्छे योग बनेंगे और भी बढ़िया योग 2023 के मार्च से बनेगा। उससे भी बढ़िया आपकी कुंडली में और योग बने 2023 के 5वें में। मतलब जैसे जैसे मैंने क्या बात कही कि जैसे जैसे आप इस क्षेत्र को काटते जाएंगे, वैसे वैसे ये ग्रह आपको देता जाएगा। आपकी कुंडली में अभी वर्तमान में जो राशि बनी है मिथुन राशि में, मिथुन राशि से जो गुरु का गोचर है वो बन रहा है चौथे 10वें का, जहां ये थोड़े बहुत अनुकूल परिणाम देने के साथ साथ कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों के निर्धारक भी बनेंगे। वहीं शनि आपकी कुंडली में आपकी राशि से आयु की वृद्धि, रोगों से मुक्ति और कई बार व्यक्ति को थोड़े बहुत गैस्ट्रिक पेशेंट बनाने वाले, और साथ ही साथ लंबी जो चीज जो कई बार बहुत वक्त तक आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, वो उससे अब पीछा छूट जाए, ऐसी स्थिति बनती है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में जो कई बार आप अगर आपके पैसे अटके हुए हों तो वो मिल जाए, अचानक पैतृक संपत्ति कोई अटकी हुई हो उसमें कोई रिजल्ट आ जाए, ये स्थिति भी आपके जीवन में अभी घटित होते देख रहा हूं। ये सारी चीजें, उसके अतिरिक्त आप जो मेहनत करना है तो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ करके करना चाहिए। गुरु का प्रभाव है, चंद्रमा का प्रभाव है, सूर्य और मंगल अगर 12 में नहीं जाते तो ये कुंडली और भी मजबूत हो सकती थी। यहाँ पे गुरु और सूर्य बहुत बढ़िया, यहाँ पे बुध बहुत बढ़िया बैठे हैं और मंगल जन्म कुंडली में पंचम भाव को देख रहे हैं, यहाँ के अधिपति चतुर्थ में आ रहे हैं, ये अच्छी बात होगी। अब थोड़े आलसी भी हैं और मैं समझता हूँ कि मिथुन लग्न के हैं तो इसका गम जो है वो आपको और आपके परिवार को भी रहता होगा। शुक्र यहाँ बैठे हैं, गैस्ट्रिक पेशेंट बना सकते हैं। गुरु शनि के साथ बैठे हैं, नौकरी का योग यहाँ भी बनता है। यहाँ पे चंद्रमा द्वितीय भाव में धनदायक, लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में शनि जाकर के अष्टम में, आरंभ देर से होगा, इस वजह से आते ही कई बार ये अचानक से नुकसान करवाते हैं। और जब भी कोई आप कार्य करने चलते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। अपडेट अपने आप को रखना होगा, इसका प्रभाव आपको विकसित करना चाहिए। इस कुंडली में लग्न के अधिपति का लग्न में बैठना बहुत अच्छा होगा, धन भाव के अधिपति का लग्न में आना यह बहुत अच्छा होगा, धनवान योग बनेगा। पराक्रम भाव के अधिपति का 12 में जाना मेहनत ज्यादा करवाए, क्योंकि पराक्रम के अधिपति सूर्य और पराक्रम के कारक मंगल दोनों 12 में। इस वजह से यहाँ पे व्यक्ति जो है वो अपने आप को हमेशा ही प्रूफ करना पड़ता है उसको कि हाँ मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। मतलब कई बार छोटे पैसों पे भी व्यक्ति को और उसके जो है वो जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उससे वो उसको कम काम भी मिलता है, और कई बार उसकी जो क्षमता होती है उसके अनुरूप उसको काम नहीं मिलता और न ही उसको उसका वेतन मिलता है। चतुर्थ भाव के अधिपति लग्न में ये धनवान योग, और कई बार व्यक्ति का संबंध उसके बॉस के साथ,
उसके कलीग के साथ बहुत ही अच्छे होते हैं, कोमल नेचर का होता है, सबको आकृष्ट करता है और बहुत ही सुंदर स्वभाव का होता है। पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लग्न में कृतज्ञ है, कभी भी किसी को ठगने का काम नहीं करता है वैसे, क्योंकि गुरु यहां भी सूर्य को देख रहे हैं, गुरु यहां भी मंगल को देख रहे हैं, गुरु जो है वो यहां भी आपकी कुंडली में सूर्य को देख रहे हैं, गुरु और सूर्य यहां तो बैठे ही हैं। इस वजह से व्यक्ति कई बार व्यापार में फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि उससे ना तो झूठ बोला जाता है, ना तो वो कई बार डिप्लोमेट होता है, और कई बार तो वो इतना ज्यादा लिबरल होता है कि किसी भी व्यक्ति से कई बार व्यापार कर ही नहीं पाता है। हालांकि उसको अगर व्यापार के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो निसंदेह बुध और चंद्रमा उसको व्यापारी बना सकते हैं, लेकिन कई बार वो नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु का प्रभाव इतना बलवान है कि व्यक्ति को वो राजनीति करने ही नहीं देते। व्यक्ति जन्म कुंडली में लग्न में अगर चंद्रमा बैठा हो तो निस्संदेह ये बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाता है कई मामलों में। जैसे व्यक्ति शांति से अपना काम करना जानता है, उसको झगड़ा पसंद नहीं है, वो कभी भी किसी से बहस और बदतमीजी नहीं करना चाहता, कभी भी अपनी मोरल वैल्यू डाउन नहीं करना चाहता है। मोरालिटी उसकी हमेशा ही नैतिक जो तत्व है वो नैतिक तत्वों से घिरा हुआ रहता है, और हमेशा ही कानून का पालन करने वाला, देश की नागरिकता में भरोसा करने वाला, देश सेवा के लिए आगे बढ़ करके काम करने वाला और राष्ट्रवादी होता है। धर्म का पालन करना, ये सब उसके जीवन में बहुत ही अच्छे तरीके से। भाग्य भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में दशम भाव को देखना, ये धर्म कर्माधिपति योग बनेगा, क्योंकि दशम भाव के अधिपति और भाग्य भाव के अधिपति गुरु और शनि एक साथ बैठे हैं। व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चल करके ही धन कमाए तो ज्यादा बढ़िया होगा। किसी को ठग करके, किसी का गला काट करके, किसी को प्रेषित करके, किसी को दबा करके, अपना जो है वो मजबूती से, इतनी महत्वाकांक्षा से दबा हुआ नहीं है कि कुछ भी कर जाए, ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता है। इस वजह से ही कई बार वो पिछड़ जाता है, क्योंकि आजकल जैसे लोग बढ़ रहे हैं आगे, तो ये बात मैंने आपको बताई। तो ये कुंडली दरअसल आप जब देखेंगे तो दो ग्रह यहाँ, 3 ग्रह यहाँ और 2 ग्रह यहाँ, मतलब 3 ही घर में सारे ग्रह बैठे। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को कई बार भटकना पड़ता है, कई बार व्यक्ति को इधर उधर रोजगार के लिए जाना पड़ता है, नौकरियां बदलनी पड़ती हैं, रोजगार के क्षेत्र के लिए कई बार जो है वो थोड़ी बहुत समस्याएं भी बनती है। हालांकि गुरु जो है वो आपकी कुंडली में आपके अनुकूल रहेंगे, ऐसा कोई विशेष परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। केतु की दशा के लिए मैंने कहा लाजवर धारण करना होगा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में संतान बहुत अच्छी और आपके ही जैसी और बहुत अच्छी रहने वाली है, उनके साथ संबंध भी कमजोर नहीं है। नवांश कुंडली में लग्नेश लाभ में बैठे हैं, लग्न कुंडली में भी लग्नेश लग्न में बैठे हैं। पंचम भाव के अधिपति लग्न में, इसे बहुत बेहतर कहा जाएगा। व्यक्ति के धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, सुख, समृद्धि और सरकारी लाभ के लिए इसे श्रेष्ठ कहा जाएगा। केंद्र में गुरु का आना और गुरु और चंद्रमा का केंद्र में आना, गुरु और शुक्र का केंद्र में आना, शुक्र और बुध का एक साथ लग्न में बैठना, गुरु और बुध का एक दूसरे से केंद्र में आना, शनि का बुध को देखना, ये तकनीकी जानकारी व्यक्ति को इकट्ठा करवा देते हैं। मतलब ये जितनी भी मैंने चीजें कही हैं वो आपके जीवन के लिए लाभदायक हैं और अच्छी हैं। अष्टम के पहले 6वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में मंगल, उसे देख रहे हैं, सूर्य और मंगल का प्रभाव है और इस भाव पे शनि की भी दृष्टि है, यानी कि शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि और मंगल की दृष्टि। इसका मतलब है कि जन्म कुंडली का जो रोग भाव है वो एक्टिव है ज्यादा, और ऐसी अवस्था में व्यक्ति को कभी भी अपने विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति थकेगा नहीं, हारेगा नहीं, बिल में घुस करके मारेगा और बाहर निकल जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आपके अंदर ये क्षमता है, इसको जागृत करके रखिए। सप्तम भाव के अधिपति केंद्र में, 5वीं दृष्टि यहाँ के लिए। व्यक्ति को कई बार वो जिस चीज के लिए मेहनत करता है उसमें थोड़ी मशक्कत ज्यादा बढ़ानी पड़ती है। सप्तम भाव के अधिपति हैं और दशम के अधिपति हैं, करियर का लाभ देते रहेंगे। गुरु की दशा में करियर का लाभ मिलता रहेगा और धर्म का लाभ भी मिलता रहेगा, माता पिता का सहयोग और उनका आशीर्वाद भी मिलता रहता है। एकादशवें भाव के यहाँ पे था, मैं गुरु की बात चल रही थी। यहाँ पे अष्टम और नवम के अधिपति शनि व्यक्ति को कृतज्ञ बनाते हैं। माता पिता का बल तो मिलता ही है, साथ ही साथ व्यक्ति को उन भाग्य का लाभ और भाग्य का सुख मिलता है और व्यक्ति बेहतर ही चरम लेवल पे जाकर के समाज के लिए कुछ बेहतर कर लेता है, सामाजिक होता है और गंभीरता से अपना हर एक काम कर लेता है। उसको कभी भी मैं नहीं समझता हूं कि किसी के द्वारा आक्षेपित किया गया हो, आरोपित किया गया हो, किसी के द्वारा उस पर कोई लांछन लगाया गया हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये बात क्लियर है।
दशम भाव के अधिपति गुरु, दशम को देख रहे हैं बताया मैंने। एकादशवें के अधिपति मंगल धनदायक योग लगा रहे हैं। 12वें के अधिपति, इनकी कुंडली में बाहर जाने के भी योग बड़े अच्छे लगे हैं। और जन्म कुंडली में 12वें भाव के अधिपति जो शुक्र हैं, वो जन्म कुंडली में गौर करिए बुध के साथ बैठे हैं। लग्नेश और 12वें भाव के अधिपति का एक साथ आना। मिथुन लग्न की कुंडली के लिए कारक होते हैं शुक्र, और दूसरे नंबर पे शनि भी कारक होते हैं। तो शनि और शुक्र का संबंध एक दूसरे से बन रहा है। गौर करिए, पंचम भाव के अधिपति शुक्र और जन्म कुंडली के नवम भाव के अधिपति शनि, ये शनि ने शुक्र को देखा है। इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में भी पुजारी, पंडित या पांडित्य या फिर बहुत अच्छे तरीके से मंत्र जप आदि अच्छे कर्म करने वाला था। यहां भी उसकी स्थिति ऐसे ही बन रही है। पूर्व जन्म में भी व्यक्ति ने अपने अच्छे कर्म से अपने पिता को खुश रखा था, यहां भी वो बात दिख रही है। आगे बढ़ता हूं। राहु और केतु की दशाओं में आपको सावधान रहना होगा, ये बात मैं अभी भी बोल देता हूं। आपका कर्म क्षेत्र ठीक है, दशमांश कुंडली में उच्च के गुरु हैं, आपको व्यापार पे भी फोकस कर लेना चाहिए। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, इस वजह से आप लगातार एक साथ कई बार बहुत सारा काम नहीं कर पाते। मंगल कई बार आपको मानसिक अशांति या मन को शांत नहीं होने देते। शुक्र आपको कई बार आलसी भी बना सकते हैं। गुरु और सूर्य आपकी कुंडली में हमेशा आपको धार्मिक और धर्म पे भरोसा करके, किसी पे भी जल्दी भरोसा करके अपना कई बार नुकसान करवा लेना आपकी कुंडली में ऐसा बना देते हैं। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में बात कहूं तो कई बार व्यक्ति उलझा हुआ रहता है, उसके सामने कभी भी मौका ही नहीं मिलता। जिम्मेदारियों का प्रभाव और दबाव कभी कम ही नहीं होता है, उसमें लगातार कई बार व्यक्ति उलझा हुआ रहता है। यह स्थिति मैं आपकी कुंडली में देख रहा हूं। मामा मामी, चाचा चाची, नाना नानी और कुटुंब, इन सब से सामान्यतया संबंध ठीक ठाक ही होते हैं, बहुत ज्यादा न तो अच्छे न तो बहुत ज्यादा बुरे। माताजी आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव से युक्त हैं और उनका प्रभाव आपके जीवन पे हमेशा रहेगा। पिता भी आपकी कुंडली के लिए ठीक है, पिता का स्वास्थ्य कभी कभी कमजोर हो सकता है। एक बात और कह देता हूं, तो आपको सबसे ज्यादा मैं जो देख रहा हूं उसके आधार पर आपकी कुंडली में शुक्र का बल भी ठीक होगा। आपको आलस्य नहीं करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्रोध करने की स्थिति आपकी कुंडली में नहीं होनी चाहिए, कभी भी गलत संगति में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य 12 में है। ऐसी अवस्था में आपके पिता का बल और पिता की आयु और पिता का प्रभाव कमजोर हो सकता है। सूर्य को अर्घ अवश्य ही दिया करिए, रविवार को नमक बिल्कुल भी ना खाइएगा। अब क्या बताऊं, अभी मैं एक और भी चीज आपको बता दूं। एक तारीख आपके लिए अच्छी रहेगी, बुधवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि अच्छी रहेगी और उत्तर दिशा अच्छी रहेगी। कुंभ राशि अच्छी रहेगी, और साथ ही साथ अगर कोई भी कारोबार करना होगा तो आप मृगशिरा में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद में, और उसके अतिरिक्त एक नक्षत्र और भी बढ़िया बनेगा, मृगशिरा मैंने बताया, पुष्य नक्षत्र भी अच्छा रहे, स्वाति अच्छा रहे, उसके बाद रोहिणी अच्छा रहे। ये कुछ नक्षत्र आपको कोई भी काम करने के लिए बड़े लाजवाब और सटीक होंगे। इसके बाद आपकी कुंडली में अगर मैं देखता हूं तो दशम भाव के अधिपति का प्रभाव आपकी कुंडली के दशम भाव को है, बहुत अच्छा होगा। लग्न पे शनि का असर है, गंभीर काम आप कोई भी कर सकते हैं। अभी की दशा के हिसाब से आप इंटरनेट से जुड़ करके कोई भी काम कर सकते हैं। जमीन से जुड़ करके जो जैसी चीजें होती हैं, जैसे खादान का काम जो होता है वो काम आप कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस, फ्लैक्स प्रिंटिंग, ये सब काम कर सकते हैं। केमिकल आदि का काम भी कर सकते हैं। प्लास्टिक से संबंधित कोई भी कारोबार आपकी कुंडली में बनता है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मैं आपको बता दूं तो जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर आप फर्नीचर का कारोबार भी बनता है आपकी कुंडली में। इसके बाद फलों का कारोबार भी बनता है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मैं जो कहूंगा, खाने पीने की सामग्री भी आपकी कुंडली में देखी जा सकती है। इतनी सारी चीजें आपकी कुंडली में बनती है। अगर कोई भी ना बने तो जरूर ही संपर्क कर लीजिएगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आपकी कुंडली, दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का अष्टम में जाना, ये कई बार कर्म क्षेत्र को उधेड़-बुन में रखते हैं। इसी के कारण, क्योंकि शनि है, ये इन्होंने काम किया होगा। गुरु और सूर्य बैठे हैं, आप थोड़े से बहुत ज्यादा सीधे पड़ जाते हैं या कई बार बहुत ज्यादा सैद्धांतिक हो जाते हैं। इस वजह से कोई भी आपको चूना लगा करके चला जाता है। बुध यहाँ बैठे हैं आपके पास, आपके कर्म क्षेत्र में। मैं समझता हूं कि आपके पास एक उदार व्यक्तित्व है, आपके पास बेहतर परिणाम मिलने वाला है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। और बुध के बाद अभी केतु आ रहे हैं। निसंदेह केतु जो हैं वो थोड़े कमजोर तो अवश्य हैं, लेकिन इस दौरान अपने स्वास्थ्य का अवश्य ही ध्यान रखिएगा। गैस्ट्रिक पेशेंट न बने, पेट में अजीर्ण ना हो, अपच और गैस्ट्रिक के बाद कब्जियत या एसिडिटी आदि की समस्या नहीं होनी चाहिए, इसका भी ख्याल रखना होगा। आयु आपके पास बहुत अच्छी है, लग्न को शनि देख रहे हैं,
इस पर भी ध्यान रखना है तो ठीक है, आपकी कुंडली कुछ इस तरीके से समाप्त होती। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।